भाइयों बहनों, आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है। ये सोना अवसरों पर सिर्फ शरीर पर पहन करके प्रभाव पैदा करने के लिए नहीं होता है। हमारे देश में माताओं बहनों के पास जो सोना होता है, कितना ही कम क्यों न हो, वो स्त्री धन होता है, पवित्र माना जाता है, कानून भी उसकी रक्षा करता है। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा, इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है, उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है, उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं, उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया, और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है, तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि आपके पास गांव में एक घर तो पहले से ही है। ये माओवादी सोच है, ये कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देशों को वो पहले बर्बाद कर चुके हैं। अब यही नीति ये कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस भारत में लागू करना चाहती है। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी संपत्ति पर कांग्रेस अपना पंजा मारना चाहती है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है, उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है, उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना, वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र, वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे,
और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया। साथियों, आप सबको मेरा नमस्ते। अभी आपने पहले दोनों वीडियोस देखी जिसमें आपने प्रधानमंत्री जी की वक्तव्य को सुना, जो वो इन दिनों हाल ही के दिनों में चुनावी रैली के दौरान उन्होंने बात कही है। अब मेरा आपसे बस पहला सवाल यही रहेगा कि आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें कि जो बात इस देश के प्रधानमंत्री जी चुनावी रैली के दौरान लोगों के बीच कह रहे हैं, क्या वाकई ऐसा हकीकत में है? क्या वाकई ये चीजें हो सकती हैं? क्या सच में इस देश का एक तबका घुसपैठिया कहा जा सकता है? क्या सच में इस देश के लोगों की संपत्ति को सरकार छीन कर ले जा सकती है? ये सोचने वाली बात है और मुझे बिल्कुल इस बात का विश्वास है कि जो भी मेरे इस वीडियोस को देखते होंगे, निश्चित तौर पे एक सामान्य स्तर की समझ वो बिल्कुल रखते हैं और कहीं ना कहीं अगर वो मेरी बातों से असहमत है, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूं, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं और की नॉलेज जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड के थ्रू आती हैं वो घर बसा चुकी है। खैर, मैं अपनी बात जरूर कहूंगा। जो मेरी समझ है, जितनी भी कम थोड़ी बहुत समझ है, मैं उसको लेकर अपनी बात जरूर बताऊंगा इस वीडियो में। और इस वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह नहीं है किसी पार्टी के सपोर्ट में, किसी पार्टी के अगेंस्ट में अपना स्टैंड लूं, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए और लोगों को धर्म के नाम पर ना बांटा जाए इलेक्शन के दौरान। खास तौर पे इंडिया बिलीव्स इन फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा, और यही हमारी संस्कृति रही है सदियों से। तो क्या प्रधानमंत्री जी का 400 पार का नारा काफुर हो चुका है? पहली बार प्रधानमंत्री जनता को यह कहकर डराने लगे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो क्या क्या होगा। ये उस कांग्रेस की बात करते हैं जो 2024 में अपने वजूद को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, और इतनी कमजोर है वो कांग्रेस जिसकी पार्लियामेंट में महज 10% सांसद भी नहीं है। ये कैसी सियासत है मेरे मुल्क पे हावी? इंसान को इंसान से जुदा देख रहा हूं। ये सियासत है कि लानत है सियासत पे सदा? खुद है मुजरिम बने कानून बनाने वाले। Why cannot Prime Minister Modi tell the voters of his accomplishments in the last 10 years without communalizing the whole campaigning for अब की बार 400 पार?
पहले प्रधानमंत्री हाल ही के दिनों में इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान यह कहते हैं कि इफ कांग्रेस वोटेड टू पावर इट could distribute the nation's wealth among infiltrators and those who have more children. उस वीडियो में आपने यह भी सुना कि प्रधानमंत्री मुसलमानों को इन्फिल्ट्रेटर्स एंड मोर चिल्ड्रन की नजर से समझते हैं. He bracketed the Muslim minority with घुसपैठिए resorted to prejudiced stereotyping जिनके ज्यादा बच्चे हैं and misused the emotive symbolism of the Mangal Sutra to paint a specter in which the majority would be deprived of their मेहनत की कमाई or you can say hard earned money. This is divisive speech and does grave disservice to his high office. Prime Minister was countering former Prime Minister Manmohan Singh's remarks in 2006 on the marginalized, including minorities, having the first claim on resources. इस बारे में मैं आगे जरूर बताऊंगा. But this was not just an attack on Manmohan Singh or Congress, which the Prime Minister also said was driven by urban Naxal की सोच. What the Prime Minister said constituted a lowering of the political debate in a way that also goes against his own efforts to send out a more expansive and encompassing message that addresses everyone as a stakeholder in democracy and celebrates rather than berates India's diversity. भारत एक बहुरत्न वसुंधरा है. खुद प्रधानमंत्री जी ने यह कहा है. देश की जनता किस पीएम को सुनेगी, जिन्होंने भारत को ब्यूटी ऑफ डाइवर्सिटी कहा है या जिन्होंने इस देश की एक तबके के खिलाफ गलत टिक्का टिप्पणी करके एक सामाजिक उन्माद को बढ़ावा दे रहे हैं. The highly provocative speech of the Prime Minister at Banswara in Rajasthan indicates his total disrespect to the rule of law and abject insensitivity towards the pluralistic social fabric of our country. The Prime Minister has accused all members of the main minority group of the country as intruders without any substance. पिछले 10 सालों में पार्लियामेंट के अंदर कई बार यह सवाल पूछा गया कि घुसपैठियों की क्या लिस्ट है सरकार के पास, और सरकार ने हर बार यही कहा कि नहीं है. It is nothing but insanity that violates the secular constitution which ensures separate of state and religion in governance. Secularism is the fundamental feature of our successful democracy being in existence for the last 77 long years after becoming independent. The promise of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas is an essential building block of a harmonious, productive society that can only lead to the sapna of Viksit Bharat. एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर यूएई अबू धाबी में पहला हिंदू टेंपल बनती है, जिसके लिए 27 एकड़ जमीन वहां की सरकार देती है, जो स्वामी नारायण संप्रदाय के वैष्णव सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म से जुड़ी है, जिसका इनॉग्रेशन खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था. और दूसरी तरफ आज भी इतने सालों बाद हम हिंदू मुसलमान करते हैं क्योंकि हमें सत्ता में रहनी है. देश की 17 करोड़ आबादी के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है माननीय प्रधानमंत्री जी? बी इट रिच, पुअर, हिंदू, क्रिश्चियन और मुस्लिम,
the country's prime minister should not make such a statement. I also want to urge the BJP that this country is of all and all religions. कोई भी धर्म किसी और धर्म को कभी नीचा दिखाना नहीं सिखाता है। ए काफिले वालों, तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। मौजूदा प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का जिक्र करते हुए कहा कि पहले जब उनकी सरकार थी, यानी मनमोहन सिंह जी की, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपको इस बात की सच्चाई जाननी चाहिए। क्या कहा था मनमोहन सिंह जी ने? लेकिन इस पे आने से पहले मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, आपने मुसलमानों को लेकर, एक कम्युनिटी को लेकर इतनी निचली स्तर की बातें जरूर की, जो कि कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरी तरफ ये आपका एक बड़प्पन जरूर होता अगर आप इस बात को खुले तौर पे लोगों के बीच रखते कि आपके होते हुए देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, और ये लोगों को पता होना चाहिए। हो सकता है कोई कहे कि सरकार की ये स्कीम सही है, वो स्कीम गलत है। जाहिर सी बात है, कोई सरकार अच्छी नहीं होती है कि कोई सरकार पूरी तरह गलत भी नहीं होती। अगर कोई सरकार गलत होती है तो आने वाली दूसरी सरकार उस काम को सुधारती है। खैर, प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं कहा है कि माइनॉरिटी कम्युनिटीज के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या पिछले 10 साल में कार्यक्रम रहा है, लेकिन मैं जरूर बताना चाहूंगा हमारे व्यूअर्स लिसनर्स को कि माइनॉरिटीज के लिए हमारी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। एजुकेशन एम्पावरमेंट के लिए मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम, नया सवेरा फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम, पढ़ो परदेश इंटरेस्ट सब्सिडी टू स्टूडेंट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, नई उड़ान, इट्स अ सपोर्ट प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स clearing prelims exam conducted by UPSC, State Public Service Commission, Staff Selection Commission. एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स जो माइनॉरिटीज के लिए रही है, जैसे कि सीखो और कमाओ, स्किल डेवलपमेंट स्कीम फॉर यूथ ऑफ 14 to 35 years, उस्ताद स्कीम, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स और क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट, हुनर हाट आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री, नई मंजिल फॉर फॉर्मल स्कूल एजुकेशन एंड स्किलिंग ऑफ स्कूल ड्रॉपआउट्स, नई रोशनी लीडरशिप डेवलपमेंट ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटीज, और फिर एक और स्कीम है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। इट्स मोर अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन इन द आइडेंटिफाइड एरियाज ऑफ द कंट्री। ये बातें प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कह सकते थे, और इससे देश के करोड़ों लोगों के बीच जो माइनॉरिटीज हैं इस देश में, उनके बीच एक बहुत अच्छा संदेश जाता। और प्रधानमंत्री जी की ये ताकत है कि वो इस देश के हर तबके की पहचान है, वो किसी अकेले एक कम्युनिटी की पहचान नहीं है। तो ठीक है, उन्होंने नहीं कहा, उनको शायद गलत लगा ये बताने के लिए, और यही उनकी सरकार की 10 साल की अचीवमेंट है, उनको बिल्कुल बतानी चाहिए। खैर, आते हैं मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था। मनमोहन सिंह जी ने जो हूबहू कहा था मैं वही पढ़ता हूं, और इस चीज का डिस्क्रिप्शन लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप बिल्कुल वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। मनमोहन सिंह जी ने यह कहा था, I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure,
and the essential public investment needs of general infrastructure along with programs for the upliftment of SC, STs, other backward classes, minorities and women and children. The component plans for scheduled caste and scheduled tribe will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. The center has a myriad other responsibilities whose demands will have to be fitted within the overall resource availability. The Planning Commission will of course undertake a thorough review of ongoing programs to eliminate those which have outlived their original rationale, but we cannot escape from the fact that center's resources will be stretched in the immediate future and an increasing share of responsibility will have to be shouldered by the states. Exactly यही बात मनमोहन सिंह जी ने कही थी 2006 में। उस वक्त में भी लोगों ने यही सवाल उठाया था कि मुसलमानों को लेकर अपीसमेंट पॉलिटिक्स करती है ये सरकार। मनमोहन सिंह जी के बारे में बात चल रही है। मुसलमानों को सारा अधिकार देना चाहती है ये सरकार। तो तब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस बात की साफ शब्दों में क्लियरली बताया था कि पीएम ने अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण की बात की है, लेकिन इसे गलत संदर्भ में पेश किया गया है। प्राइम मिनिस्टर्स रेफरेंस टू फर्स्ट क्लेम ऑन रिसोर्सेस रेफर्स टू ऑल द प्रायोरिटी एरियाज, यानी जो मैंने ऊपर बताई, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेस, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, essential public investment including programs for upliftment of SC, ST, OBC, women, children and minorities. The first claim on resources lies with SC, ST, OBC, minorities, women and children. And it is the responsibility of the government to pay special attention to the welfare of weaker and marginalized sections, जो कि हमारी संविधान में भी लिखी गई है, जिसके नाम का ओथ लेकर सारे मंत्री बनते हैं। तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कई मौकों पर एक बात कहते थे, इंडिया मस्ट शाइन बट शाइन फॉर ऑल। एक इंक्लूसिव ग्रोथ की सोच हमेशा उनकी बातों में थी, कभी भी डिस्क्रिमिनेटिंग बातें नहीं थी उनकी सोच में। और इसी चीज का नया नाम है मौजूदा प्रधानमंत्री की आइडिया ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका कर्तव्य। जहां आप $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहते हैं, देश को अमृत काल में विकसित भारत बनाने की संकल्प ली गई है, उस दौर में भारत की 14% आबादी को मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से अलग मानना क्या जायज है? सोचने वाली बात है। और इस चीज को कह कौन रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा अपनी भाषण में। श्री राजीव कुमार की इलेक्शन कमीशन को प्राइम मिनिस्टर की यही हेट स्पीच के खिलाफ सख्त एक्शन लेनी चाहिए, which is not only communal and divisive, but also fake and misleading. He should be averted from campaigning rest of the election phases. आज देश को एक स्टेट्समैन गुड गवर्नेंस की नींव रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों की जरूरत है, जिनकी बातों को सुनने में लोग खुश होते थे, चाहे कोई किसी भी पार्टी से रिश्ता रखता हो, जिसके किरदार पे शैतान भी शर्मिंदा हैं, वो भी आए हैं यहां करने नसीहत हमको। और यही हमारी दुर्भाग्य है
This is not the first time that Modi has mentioned Dr. Manmohan Singh remarks. In October last year 2023, countering Rahul Gandhi on his call for Jitni Abadi Utna Haq while campaigning for Chhattisgarh Assembly elections, Prime Minister Modi had said, former Prime Minister Manmohan Singh used to say that minorities have the first right to the country's resources, and in that too Muslims. But now the Congress is saying that the population of community will decide who will have the first right. Now, do they, yani Congress, want to decrease the rights of the minority? Do they want to remove the minorities? Should the Hindus who have the largest population come forward and take all their rights? ये बातें हैं हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री जी की, जो पिछले साल कांग्रेस के खिलाफ रैली करते वक्त कह रहे थे, मनमोहन सिंह जी की बातों को तोड़ मरोड़ कर। पहले तो मोदी जी ने मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी की, फिर वो अगले दिन और जोर से बार बार झूठ फैलाते हैं। उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। प्रधानमंत्री जी का मानना है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नजर अब आपकी कमाई पर है, आपकी संपत्ति पर है। उनकी सरकार आई तो कौन कितना कमाता है, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास कितना धन है, किसके पास कितने मकान हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। इतना ही नहीं, वो आगे कहते हैं ये जो संपत्ति है उनको सरकार अपने कब्जे में लेकर उसको उस सभी को बांट देगी। और प्राइम मिनिस्टर की समझ में ये बात सब कांग्रेस की मैनिफेस्टो में लिखी गई है। मेरे भाइयों और बहनों, आपसे आग्रह है, सच जानना है तो आप खुद इनकी मैनिफेस्टो पढ़ें। एक तरफ ये कही जाती है कि 2047 में हम ये करेंगे, और एक तरफ ये कही जाती है कि सरकार आएगी तो 2029 तक ये करना है। अब आपको क्या चाहिए, ये आपकी सोच है। आपकी समझ में इजाफा लाने के लिए मैं महज कुछ बातें जरूर रखना चाहूंगा जो कांग्रेस की मैनिफेस्टो में दी गई हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की मैनिफेस्टो में दी गई है। अगर आप कांग्रेस की मैनिफेस्टो को पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ शब्द हैं जिनका मैं जिक्र करूंगा। जैसे कि कांग्रेस की मैनिफेस्टो में मणिपुर का जिक्र है कम से कम 2 बार, नौकरी का जिक्र है 36 बार, रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है 6 बार, इन्फ्लेशन के बारे में बताया जाता है 3 बार, इक्वालिटी के बारे में बताया जाता है 3 बार। मुस्लिम नाम का कोई भी वर्ड कांग्रेस की मैनिफेस्टो में है ही नहीं, जबकि प्रधानमंत्री झूठ फैला रहे हैं। सोशल जस्टिस के बारे में जिक्र है 4 बार, LGBTQ राइट्स के बारे में जिक्र है 3 बार, जीएसटी के बारे में बताया जाता है 14 बार। दूसरी तरफ आप बीजेपी की मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, वहां पे मणिपुर क्राइसिस के बारे में एक शब्द का भी जिक्र नहीं है। नौकरी के बारे में सिर्फ 2 बार उस चीज का जिक्र है, जॉब्स का। रिजर्वेशन के बारे में सिर्फ 2 बार जिक्र है। इन्फ्लेशन के बारे में महज 1 ही बार बताई गई है। इक्वालिटी नाम का शब्द सिर्फ 1 ही बार लिखा गया है। मुस्लिम वर्ड का इस्तेमाल खुद बीजेपी की मैनिफेस्टो में है। सोशल जस्टिस का कोई जिक्र नहीं है। LGBTQ राइट्स को लेकर कोई बात नहीं की गई है। जीएसटी के बारे में 3 बार जरूर बताया गया है। और अंत में मोदी जी के बारे में 67 टाइम्स लिखा गया है उस मैनिफेस्टो में। मोदी जी का वर्ड, द वर्ड मोदी हैज बीन यूज्ड 67 टाइम्स। आप खुद समझें कि ये बीजेपी की मैनिफेस्टो है
या नरेंद्र मोदी जी की मैनिफेस्टो है, और मैनिफेस्टो बनी किसके लिए है यह भी आपको समझना होगा। खैर, मेरे 4 सवाल हैं, और कांग्रेस की मैनिफेस्टो में तो हिंदू मुस्लिम वर्ड का भी जिक्र तक नहीं है। क्या है मेरे वो 4 सवाल? मेरे सवाल हैं, पहला, when and where did the Congress say that they will distribute people's land, gold and other valuables among Muslims? है किसी में दम, आके चैलेंज करे और बताए। दूसरा सवाल, when and where did the Congress say that a survey will be conducted to value the property of individuals, gold held by women and silver owned by tribal families? बिल्कुल चैलेंज करे इस बात को। तीसरा सवाल, when and where did the Congress say that land and cash belonging to government employees will be distributed? आप इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं झूठ बोलने में? एक मजबूत सरकार है आपकी, विश्व गुरु बनने की ख्वाब पालते हुए विश्व के लोकप्रिय नेता इतना झूठ कैसे बोलते हैं? भारत को पूरी दुनिया में विश्व बंधु की नजर से देखी जाती है। पिछले साल हमने G20 समिट कंडक्ट की थी, जिसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली। और हम इस फैमिली में एक मेंबर को फैमिली का हिस्सा ही नहीं मानते और ये कहते हैं कि हमारे यहां सब कुछ खुशहाल है। खैर, ये सब था जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो भी सच झूठ बोला है आपने सुना, और कुछ सवाल जो उनकी बातों से अलग मैंने रखी है। अब इस वीडियो का मकसद है आप सभी को हकीकत से रूबरू कराना। आखिर पीएम की बातों में कितनी सच्चाई है? जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, क्या वाकई देश में ऐसा है? फैक्ट्स हैं ये सब जो मैं कहूंगा, और ये मेरे अपने कुछ भी नहीं है, ये सरकार की डॉक्यूमेंट्स में है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिपोर्ट्स में है, और उस बेसिस पे आपकी जिम्मेदारी रहेगी आप सच्चाई को लोगों तक पहुंचाएं, नफरत को ना फैलाएं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक वर्ड है फ्रेटर्निटी, जिसका हिंदी में मतलब है भाईचारा, बंधुत्व, और ये हमें इलेक्शन रिजल्ट्स तक, इवन उसके बाद आगे भी बनाए रखनी है, और यही हमारी भारतीय अस्मिता परंपरा की पहचान है। सो व्हाट डज द कांग्रेस मैनिफेस्टो रिलीज्ड बाय इट एज न्याय पत्र से? The Congress manifesto makes no specific mention of wealth redistribution but promises that if voted to power, the party will address the growing inequality of wealth and income through suitable changes in policies. The first chapter of the manifesto, titled Equity, talks about caste discrimination as a reality and argues that while OBC, SC, ST constitute nearly 70% of India's population, their representation in high-ranking professions, services and business is disproportionately low. It then promises to conduct a nationwide socio-economic caste census to enumerate the castes and subcastes and their socio-economic conditions, and says, based on the data, we will strengthen the agenda for affirmative action. As for minorities, it says, the economic empowerment of minorities is necessary step for India to realize its full potential, and promises to ensure that banks will provide institutional credit to minorities without discrimination. Besides, it says, we will ensure that minorities receive their fair share of opportunities in education, healthcare,
public employment, public works contracts, skill development, sports and cultural activities without discrimination. और प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया था कि कांग्रेस लोगों की वेल्थ को ले जाएगी, दूसरों को बांट देगी, इसकी सच्चाई खुद राहुल गांधी अपनी भाषण में बताते हैं जब उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की थी और जब मैनिफेस्टो रिलीज किया था। राहुल गांधी का यह कहना है कि कास्ट सेंसस would let the backward classes, Dalits, tribals and poor among the general castes as well as minorities know what is their share in this country. इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। फिर उनका यह कहना है कि कास्ट सर्वे के बाद फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सर्वे, कहीं पे आप पढ़ोगे फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सर्वे, तो ये होगी जिससे ये पता लगाएंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है और कौन से वर्ग के हाथ में है। फिर वो कहते हैं कि जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। और ये भागीदारी, हिस्सेदारी की बात जरूरी इसलिए है क्योंकि सरकार का यह भी दायित्व होता है to ensure equal distribution of wealth and prevent concentration of wealth, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 में लिखा गया है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, उसका अभी हाल ही के दिनों में डाटा आया है कि भारत में टॉप 1% के पास 40% of wealth है in 2023. It is highest level since 1961. 2014 में 33% था और 2004 में यह 27% था। Point 2, टॉप 1% 2022 में earn 23% of total income in 2022, जो कि 2014 में 21% था और 2004 में यह 18% था। आपको जानना चाहिए, इंडिया's top 1% income and wealth shares have reached historical highs and are among the very highest in the world. Top 1% income share even higher than South Africa, Brazil and United States of America. बॉटम 50%, निचला 50% आबादी गेट ओनली 15% ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम इन 2022-2023 एंड टॉप 1% getting 22% of India's national income in 22-23. Top 10% getting 57% of India's national income in 22-23. The top 1% earn on average 5.3 million, 23 times the average Indian, यानी 0.23 million. Average income for the bottom 50% and the middle 40% stood at rupees 71,000, which is 0.3 times the national average, and rupees 1,65,000, which is 0.7 times the national average respectively. मतलब 50% जो नीचे से 50% आबादी है, उनकी एवरेज इनकम इस देश में 71,000 है, और जो बीच के 40% हैं, उनकी इनकम इस देश में 1,65,000 है। वहीं दूसरी तरफ टॉप 1% जो हैं, वो कमाते हैं इस देश में 5.3 million rupees, which is 23 times the average Indian earns, यानी 0.23 million. In 2022,
just the top 0.1% in India earned nearly 10% of the national income, while the top 0.01% earned 4.3% share of national income, and top 0.001% earned 2.1% of the national income. इसको हम ऐसे जरूर कह सकते हैं कि बिलियनर राज headed by India's modern bourgeois is now more unequal than the British Raj headed by the colonialist forces. दूसरा सवाल, Do Muslims have more children than others? जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, मुसलमानों के ज्यादा बच्चे होते हैं। इस बात की भी तफ्तीश की जाए। The population of Muslim was 17 crore in the census of 2011, which was 14% of India's population of 121 crore at that time. पिछले सेंसस के दौरान यानी 2001 में मुसलमानों का पॉपुलेशन था 13 करोड़, जो कि 13% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया उस वक्त था 2001 में यानी 102 करोड़। The population of Muslims increased by 24% between 2001 and 2011. This was the slowest increase in the population of Muslims in India's history. Between 1991 and 2001, India's Muslim population increased by 29%. According to data from National Sample Survey 68th round, यानी जुलाई 2011 जून 2012, एवरेज हाउसहोल्ड साइज ऑफ मेजर रिलीजियस ग्रुप्स आर हिंदुओं में 4.3, इस्लाम में 5, क्रिश्चियन में 3.9, सिख में 4.7, ऑन एन एवरेज पूरी ऑल अगर बात की जाए तो 4.3। अब दूसरा सवाल, हाउ मच वेल्थ डू इंडियन मुस्लिम्स हैव? अकॉर्डिंग टू स्टडी रिपोर्ट ऑन इंटरग्रुप इनइक्वालिटी इन वेल्थ ओनरशिप इन इंडिया, जो 2020 में पब्लिश हुई थी बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दलित स्टडीज, व्हिच यूज्ड डाटा फ्रॉम द ऑल इंडिया डेट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे carried out by the National Sample Survey Office and Indian Economic Census, found that ownership of wealth was the lowest among scheduled tribes, scheduled castes and Muslims. According to that report, Hindu high castes owned about 41% of the total wealth of the country, followed by Hindu OBC 31%, Muslims, scheduled caste and scheduled tribes owned about, मुसलमानों में 8%, शेड्यूल्ड कास्ट में 7%, शेड्यूल्ड ट्राइब में 3% ऑफ वेल्थ ऑफ दिस कंट्री। The share in wealth of the Hindu high castes was disproportionately high compared to their share in total households in India, जो कि 22% है। This number was 35.8% for Hindu OBCs, 12% for Muslims, 17% for SC, and 9% for ST. The report estimated the total value of wealth owned by Hindu high castes at rupees 1,46,394 billion, which was almost 11 times the value of the wealth owned by STs, यानी 13,268 billion rupees. Muslims owned wealth estimated at rupees 28,707 billion. Average per household wealth ownership was rupees 15 lakh, but there were significant variations among social groups.
average household wealth was highest among Hindu high castes, 27.73 lakh, followed by Hindu OBCs, 12.96 lakh. The average wealth among Muslim households is 9.95 lakh, was higher than among ST, यानी 6.13 lakh, and SC, यानी 6.12 lakh SC households. According to the study, Hindu OBCs held the largest share of gold, 39%, followed by Hindu high castes, 31%. Muslims have a 9.2% share, which is more than only STs, यानी 3.4%. एक तरफ मैंने आपको मुसलमानों की पॉपुलेशन की बात समझाई, जो प्रधानमंत्री जी ने गलत और मिसलीडिंग बातें की हैं, उसकी सच्चाई मैंने आपको बताई। देन मैंने आपको यह भी बताया कि इस देश में कौन से तबके के पास कितना वेल्थ है, इसकी भी सच्चाई मैंने आपको बताई। और प्रधानमंत्री जी इस बारे में झूठ बता रहे हैं। अब तीसरी बात, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा मुसलमानों के पास सबसे ज्यादा बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, तो आइए फर्टिलिटी रेट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं, जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग जो 1998-1999 में सर्वे हुई थी, उसमें मुसलमानों की टोटल फर्टिलिटी रेट 3.5 थी। फिर 2005-06 में उनकी फर्टिलिटी रेट मुसलमानों में 3.4 हुई। 2015-16 में ये 3.4 से सीधा गिरकर 2.6 तक आया। और आज जो हालिया डाटा है NFHS 5, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21, उसमें मुसलमानों की फर्टिलिटी रेट है 2.3। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मुसलमान के पास सबसे ज्यादा बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ये बात सरासर गलत है। प्रधानमंत्री जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, हिंदुओं में टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, क्रिश्चियन में 1.8 है, सिख में 1.6 है, बुद्धिस्ट में 1.3 है, जैन में 1.6 है। जब ये डाटा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, then the claim that Muslims give birth to more children is completely erroneous. The fertility rate of Muslims along with the fertility rate of all other religious groups have been drastically declining over the years. As per 2019-21 NFHS data, the fertility rate of Muslim was 2.36, much closer to the replacement level of 2.1. Also, the gap between the fertility levels of Hindu and Muslim women has sharply reduced from 0.81 to 0.42 in last 2 decades. प्रधानमंत्री जी आपको ये कभी नहीं बोलेंगे कि more than 40% of wealth created in the country from 2012 to 2021 has gone to just 1% of the population. वो आपसे कभी ये नहीं कहेंगे कि approximately 64% of total GST in the country comes from poor, the lower middle class and the middle class. वो आपसे कभी ये नहीं कहेंगे most of the public assets resources sold in the last 10 years have gone to 1 or 2 companies. Economists have shown that growing monopolization of the economy has led to higher inflation. वो आपसे ये कभी नहीं कहेंगे कि 21 billionaires combined have more wealth than 70 crore Indians. खैर, 400 पार का नारा लगाते लगाते जब प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर कांग्रेस सरकार में आएगी
तो एक झटके में इस देश के भीतर में जो भी संपत्ति किसी के पास है वो सब कुछ सरकार अपने हाथ में ले लेगी और लेने के बाद उनके पास कुछ नहीं बचेगा। और ये सब कुछ कांग्रेस की मैनिफेस्टो में दर्ज है। इस बात का ऐलान खुले तौर पे प्रधानमंत्री करते हैं जो कि सरासर झूठ है, मिसलीडिंग है। क्या प्रधानमंत्री को अपने 10 साल की खामियों का ना छुपा पाने का डर है? क्या अपनी कुर्सी डामाडोल होने का डर अब उनके अंदर आ चुकी है? यह सवाल है जो मेरे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, मेरी उनसे आग्रह है। मैंने जो चीजें बताई यहां पे, हो सकता है आप मेरी बातों से असहमत होंगे, लेकिन एक बार अपने आप से जरूर पूछिएगा कि उस वीडियो में जो आपने शुरू में सुना और जो बातें मैंने बताई, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो गलत कहा है? ऐसा कौन इंसान है, आप खुद सोचिए। भूल जाइए कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, कोई क्रिश्चियन है, कोई भी हो। ऐसा कौन सा जमीर है उस इंसान का जो ये उसे कहे कि किसी और का मंगलसूत्र लेके वो अपने घर में उसको रखे, अपने बीवी को दे, अपने वाइफ को दे और इसे अपना संपत्ति माने? क्या ये हमारा जमीर एक्सेप्ट कर पाएगा? सोचिएगा आप। क्या यह संभव है कभी कि इस देश के लोगों के पास जो संपत्ति है, एक दिन सरकार आएगी इस संपत्ति को छीन कर ले जाएगी? आपकी मतलब इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? We are the world's largest democracy. We must preserve what our freedom fighters like Bhagat Singh, Netaji Subhash Chandra Bose and Gandhi ji fought for. Let's not lose this legacy for a power-hungry politician. It is very important that we, the people of India, wake up and take action before it is too late. So we must, अंत में मैं यही कह रहा हूं, so we must vote for education, vote for farmers, vote for women's rights, vote for wrestlers, vote for jobs, vote for schools, vote for Manipur, vote for Ladakh, vote for democracy and vote for India. अंत में आशुतोष राणा जी की चंद लाइन है, मैं वो कहना चाहूंगा। बांट दिया इस धरती को क्या चांद सितारों का होगा, उन नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारा का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, पंडित भी पिए मुल्ला भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद तोड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।